इस एक बार फिर राजेंद्र गुप्त। इस बार मुझे उनके मुंबईया चौपाल की याद आ रही है। उन्होंने मुझे चौपाल में अतिथि के रूप में न्योता दिया था और वो खबर अखबार में भी छाप दी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे जितने जाने पहचाने लोग मुंबई के हैं, वो भी सब वहाँ इकट्ठे हो गए हैं अखबार में खबर पढ़ करके। कार्यक्रम चल रहा था, उनसे कहा गया अब आप भाषण देंगे, तो मैंने कहा भाषण नहीं दूंगा, मैं मेरा सवाल जवाब करूंगा। आप हमसे सवाल पूछिए, आप अपने से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। सवाल जवाब का ये बहुत ही दिलचस्प वाकया रहा। कभी लोग सवालों पे हंस रहे हैं तो कभी मेरे जवाब पे हंस रहे हैं। इस तरह से बहुत ही सफल चौपड़ रहा। आज फिर राजेंद्र गुप्त कविता लिखकर हाजिर हैं। मलखान सिंह जी की कविता, एक मिनट, मलकान सिंह जी की कविता सुनो ब्राह्मण। आओ राजेंद्र, कविता पढ़ो। आज कवि मलखान सिंह जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं की एक कविता सुनो ब्राह्मण। सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से बू आती है तुमको, तुम आओ मेरे साथ। चमड़ा पकाएंगे दोनों साथ मिल बैठकर। शाम को थक कर पसर जाना धरती पर और सूंघना खुद को, बेटों को, बेटियों को। तभी तुम जान पाओगे कि जीवन की गंध बहुत बलवती होती है देह की गंध से। निरंजन सूत्री एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। वो जो कहानी पढ़ रहे थे, उसका दूसरा खंड शरणागत का दूसरा खंड वो आज पढ़ने जा रहे हैं। शरणागत का दूसरा खंड, निरंजन सूत्री। हाँ तो प्रोफेसर क्या बात है। बत्रा ने बड़ा सा घूंट भरा। पेंडिंग कामों को निपटा लेने की वजह से वह काफी निश्चिंत और खुश लग रहा था। बत्रा के साथ मुझे किसी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसे आद्योपांत वह किस्सा सुनाया। जी हाँ प्रिय पाठक, वही सुप्रिया शर्मा वाला अजीबोगरीब वाकया जो अब तक मेरी नींद और चैन छीन चुका था। बत्रा ने पूरी गंभीरता और तन्मयता से मुझे सुना। वह 2-3 मिनट तक आश्चर्यजनक रूप से खामोश रहा। उससे मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद कतई न थी। हाँ तो पार्टनर, उस रात कितने पेग लिए थे? बत्रा जब मूड में होता है तो उसके मुंह से पार्टनर शब्द निकलता है। मुझे लगा उसने फूटने की हद तक फूले हुए गुब्बारे को पंचर कर दिया है। मुझे थोड़ा अपमानजनक भी लगा। डोंट टेक इट सो लाइटली बत्रा, इट्स सीरियस। क्या खाक सीरियस? मुझे लगता है सुरभि भाभी को फोन करके बुला ही लेना चाहिए, वरना आज तो यह कल्पना में फिसले हो, कल को कहीं। बत्रा, यू फूल, यह कल्पना या स्वप्न नहीं, एक जिंदा और सच घटना है। तुम इस तरह इसे हवा में न उड़ाओ। मैं लगभग झुंझला रहा था। बत्रा उसी बेशर्मी से मुस्कुराए जा रहा था। देखो पार्टनर, यह सब तुम लेखकों के अवचेतन में उपजी खुरापाते हैं। अपनी इन खुराफातों की बदौलत ही तुम लेखक लोग हजारों हजार पाठकों को एक्सप्लॉइट करते हो। देखो बत्रा, इतने अमानवीय न बनो। मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। मेरे स्वर में घिघियाहट थी। अब क्या मदद चाहते हो? ऐश के समय तो अपने जिगरी दोस्त को भूल गए। बत्रा ने जोरदार ठहाका लगाकर गिलास से एक बड़ा घूंट भरा। आज वह छक्कर पीने के मूड में लग रहा था। मैंने महसूस किया कि अब मुझे बत्रा से घृणा करना चाहिए। मैं एक मकड़जाल में बुरी तरह से फंसा हूं और इस हरामी को ठट्ठा सूझ रहा है।
मुझे अपनी दोस्ती दांव पर लगती दिखाई दे रही थी। अब तक वह 2 बड़े पेग पी चुका था। उसने सिगरेट सुलगाई और पलक झपकते ही उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। देखो दोस्त, क्यों हमारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो? सभी जानते हैं कि तुम एक गंभीर और स्कॉलर व्यक्ति हो। तुम जैसे व्यक्तियों के पास इन बातों के लिए न फुर्सत होती है और न ही नियत। तुम्हारे लिए संभव हो ही नहीं सकता। कोई तश्तरी में सजा कर दे तब भी। इसीलिए यह मामला प्रथम दृष्टया ही खारिज हो जाता है। अंतिम वाक्य पर बत्रा ने विशेष जोर दिया। देखो बत्रा, मेरी तारीफ न करो। मुझे पता है जो मैं हूं। एक जिंदा अनुभव को जिसने मेरा व्यक्तित्व, मेरी गृहस्थी हिलाकर रख दी, इस तरह खारिज कैसे किया जा सकता है? यार, तुम तो लेखक हो, संवेदनों के स्रोत, उनकी बारीकियों को अच्छी तरह समझते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी रिक्तताएं लगातार हमारा पीछा करती हैं? हमारे भीतर की अपूर्णताएं हमारे अवचेतन पर दस्तक देती रहती हैं। यह अवचेतन मौका पाते ही किसी कल्पना, स्वप्न या फिर दृश्य से अपने को तृप्त करता है। फ्रायड ने बत्रा दार्शनिक हो रहा था। देखो बत्रा, तुम मुझे फ्रायड और अवचेतन मत बताओ। तुम इसे सत्य घटना मानकर दूसरे कोण से क्यों नहीं देख रहे? भाई मेरे, कैसे मान लो इसे सत्य? जो घटनाक्रम तुमने बताया है वह सच हो ही नहीं सकता। इसके 2 ठोस कारण हैं। कौन से? बत्रा ने मेरे भीतर उत्सुकता जगा दी थी। पहला तो यह कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से इसमें कई त्रुटियां हैं। जैसे एक जवान और आकर्षक लड़की का इस तरह फ्लैट में शरण मांगने घुस आना, बारिश के मौसम में कारपेट और सोफे के गिले हिस्सों का रात भर में सूख जाना, एक मूक लड़की का इस तरह संप्रेषित हो पाना, लड़की का साड़ी प्रेस करके रखा आना, और सबसे बड़ी बात, दरवाजे का भीतर से बंद होना। इनमें से कुछ बातें अवैज्ञानिक हैं और कुछ अव्यावहारिक। क्या तुम लड़की के स्थान पर सुप्रिया नहीं कह सकते? मैंने बत्रा को टोका। हरगिज नहीं, बत्रा ने लगभग मुझे झिड़क दिया। और दूसरा कारण, वह अधिक महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लड़की तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देती है, उससे तो वह चालू किस्म की लगती है, जो बाद में तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। तुम जिस अनुभव तृप्ति की बात कर रहे हो, वह ऐसी चालू लड़की से पाया ही नहीं जा सकता। कम से कम तुम तो नहीं पा सकते। बत्रा ठीक कह रहा था, लेकिन मामला केवल तर्क का ही तो न था। देखो बत्रा, तुम फिर मेरी साइड लेकर ही सोच रहे हो। एक बार तुम सुप्रिया की ओर से क्यों नहीं सोचते? क्या बारिश से बचने के लिए कोई लड़की ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में कुछ देर के लिए शरण नहीं ले सकती, खासकर जब बाहर की स्ट्रीट लाइट गुम हो? उसे क्या मालूम कि मैं घर में अकेला हूं? गीला सोफा और कारपेट रात भर में सूख भी सकते हैं। जिस लड़की को मैंने शरण दी, कॉफी पिलाई, बदलने के लिए कपड़े दिए, और जो लड़की मेरे साथ अलौकिक अनुभव में हिस्सेदार रही, क्या वह लड़की कॉफी के बर्तन नहीं धो सकती, एक साड़ी नहीं प्रेस कर सकती? मेरा चेहरा उत्तेजना में लाल हो रहा था। और जहां तक उसके मूक होकर संवाद करने का सवाल है, यकीन मानो बत्रा, उसके आने के बाद एक पल भी मुझे नहीं लगा कि भाषा, बोले गए शब्दों से बनी भाषा की कोई जरूरत है। जहां तक उसके चालू होने यानी इस तरह समर्पण कर देने की बात है, हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम एक दूसरे को पटा रहे हैं। बत्रा, विल यू बिलीव, वह सब इतना सहज, इतना स्पॉन्टेनियस था कि मैंने अपना वाक्य अधूरा छोड़कर बत्रा की ओर देखा। वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। और बत्रा, प्रॉब्लम यह है कि इतना सब हो चुकने के बाद भी मुझे ग्लानि का एक अंश भी छू नहीं रहा है। बत्रा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे सुरभि से, अपनी इस गृहस्थी से कितना लगाव है? कांट यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन दरवाजा फिर भीतर से कैसे बंद था? बत्रा अभी भी तर्कशास्त्र का तिनका पकड़े हुए था। देखो, यह कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शायद अवचेतन की स्थिति में मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि उसने मुझे जगाना ठीक है न समझा हो, यानी वह ड्राइंग रूम की खिड़की खोलकर वरांडे में आ गई हो। कूद कर? बत्रा मुस्कुराया। हाँ, कूद कर।
कौन सा कुतुब मीनार से कूदना था? 2.5 फीट तो है ही, और तुम देख रहे हो ना कि रस सिद्धांत वाली फाइल भी गायब है। कुछ देर हमारे बीच खामोशी पसरी रही। फाइल हो सकता है तुम रखकर कहीं भूल गए हो, या कॉलेज में किसी छात्र या छात्रा को दी हो। अच्छा, यह बताओ पार्टनर कि ऐसा क्या था रस सिद्धांत की उस फाइल में जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस बेचारी को? बत्रा फिर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। इस बार उसकी मुस्कुराहट से मुझे तकलीफ नहीं हुई। गनीमत है वह तर्क की सीढ़ियों से तो नीचे उतर रहा था। बत्रा ने चौथा पेग खत्म किया। बत्रा में खासियत थी कि अधिक पी लेने के बावजूद वह शरीर और विचारों से संयत रहता था, कोई लड़खड़ाहट नहीं। पार्टनर, बुरा मत मानना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेग के असर में ही तुमने टीवी पर कोई सीरियल या कोई फिल्म देखी हो जिसकी कहानी कुछ वैसी ही हो जैसा बत्रा, तुम जानते हो कि मुझे टीवी से चिढ़ है। फिल्मों का शौक मुझे है, लेकिन वह भी मैं थिएटर में ही जाकर देखता हूं, तुम्हें पता है। हम दोनों ने फिर से सिगरेट सुलगाई। पार्टनर, चिढ़ मत जाना, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रोग्रेसिव और यथार्थवादी लेखन की एक रास्ता से ऊपर कोई रहस्यवादी कहानी लिखना चाहते हो और सुप्रिया शर्मा उस कहानी का प्लॉट हो? बिल्कुल नहीं, मैंने संक्षिप्त और दृढ़ उत्तर दिया। हाँ, बत्रा का लड़की के बजाय सुप्रिया शर्मा कहना मुझे अवश्य अच्छा लगा। या फिर अपने जीवन की कोई काल्पनिक सनसनी तुम अब लाना चाहते हो? अब तुम फुहरता पर उतर आए हो बत्रा, मैंने उसे डपटा। लो, तुम तो वाकई चिढ़ गए। देखो, कॉडवेल ने भी लिखा है ना कि कविता का उद्भव कवि की सहज वृत्ति और अनुभव के बीच अंतर विरोध से होता है। यह तनाव उसे एक भ्रामक फैंटेसी की दुनिया रचने को प्रेरित करता है जिसका उस यथार्थ जगत से एक निश्चित और कार्यमूलक संबंध है। देखो बत्रा, तुम एक यथार्थ को फैंटेसी में घसीट ले जाना चाहते हो। क्या तुम जानते हो इस घटना के अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक पक्ष मुझे भी बेहद परेशान किए हुए हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। मैं देख रहा हूं कि किस तरह एक जिंदा यथार्थ एक फैंटेसी में तब्दील हुआ जा रहा है, जैसे हाथों से कोई मूल्यवान वस्तु फिसले जा रही है। बत्रा, सामने के फ्लैट में 2 बूढ़ी औरतें रहती हैं जो दिन भर यहाँ से गुजरने वालों का हिसाब रखती हैं। यदि वे आकर कह दें कि उस रात उन्होंने एक लड़की को मेरे घर से निकलते देखा है, तो मैं उन बूढ़ी औरतों की गुलामी कर लूं। लेकिन पार्टनर, तो तुम्हारा अनुभव यदि इतना जीवंत और सच्चा है, तो फिर पदार्थ जगत से तुम उसके प्रमाण क्यों खोज रहे हो? मैं थक चुका था, मुझे नींद आने लगी थी। मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि बत्रा को यह कन्विंस कर सकूं कि स्वप्न यथार्थ के चाहे जितना करीब क्यों न हो, उसकी याद धीमे धीमे कमजोर पड़ जाती है। काश मैं चित्रकार होता तो पर्पल साड़ी पहने एक लड़की का चित्र बनाता जिसके बाल स्टेप्स में कटे हुए और कंधों पर झूल रहे हैं। शाम को घर लौटा तो पाया कि सुरभि और चीकू लौट आए हैं। मैं दोनों से देर तक लिपटा रहा, मानो बरसों बाद मिले हों। सुरभि थोड़ी मुटिया गई थी, देह में गुलाबीपन भी बढ़ गया था। मैके में निश्चिंतता, खाते और सोते रहने का प्रतिफल। क्यों जी, ये सुप्रिया शर्मा कौन है? सुरभि मेरे कान में फुसफुसाई। मैंने देखा वह एक शरारत भरी मुस्कान फेंक रही थी। मैं जोरों से उछला। चौंको नहीं, बत्रा ने मुझे फोन पर सब बता दिया है। ओह, बत्रा ने? मैं फिर हताश हो गया। डार्लिंग, यह सब सचमुच भी होता तो कम से कम एक सोच को बर्दाश्त कर सकने वाला जिगर इस बंदी के पास है। सचमुच के क्या मानी? मुझे एक बार फिर से घेरा जाने लगा था। इतनी गंभीर बात पर भी चुहल करने के पीछे क्या था? विश्वास का अतिरेक, या औरत के मन में समाया हुआ एक डर जिससे कतराने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन सुरभि तो ऐसी नहीं है। वह प्रबुद्ध है, सुलझी हुई है, लेकिन है तो एक औरत ही। अपनी अनुपस्थिति में भी टेलीफोन के रिमोट कंट्रोल से घर को नियंत्रित करने वाली एक गृहस्थन। उस रात मैंने सुरभि को बाहों में लेकर कहा था,
कि वह चाहे तो मुझे छोड़ सकती है। मेरे मन में भले ही कोई अपराध बोध न हो, लेकिन मैं उसका अपराधी तो हूँ। सुरभि ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया था, शायद घर को ही। उसकी आवाज बहुत गहरे से आती जान पड़ रही थी। देखो डार्लिंग, रेगिस्तान में हिरण पानी की छाया के पीछे बेतहाशा भागता है। उसे प्यास और फिर निराशा के अलावा क्या मिलता है? हम भी दूसरों की अपूर्णता के को भरने के भ्रम में वही करते रहते हैं। इस दौड़ से क्या हासिल होता है? यदि तुम बाहर की अपूर्णता को अपने भीतर की अपूर्णता के बरक्स देख सको, तो शायद इस अंधी दौड़ से मुक्त हो सकते हो। जैसे कि सुरभि अचानक खामोश हो गई थी। जैसे कि क्या? सुरभि बोलो, जैसे कि क्या? मैंने उसे झिंझोड़ा, लेकिन सुरभि कुछ नहीं बोली। एक टक छत को घूरती रही अंधेरे में। 2 महीने बीत चुके थे। जीवन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। वही कॉलेज, घर, लेखन, बैठक। हाँ, बत्रा को जब तक मुझे छेड़ने का बहाना जरूर मिल गया था। और तो और सुरभि और करुणा भी उसकी ठिठोली में शरीक हो जाती। चलो, इस शांत और सूखते तालाब में किसी ने ढेला तो फेंका, बत्रा कहता और ठहाका लगाता। सुरभि मुझे चिकोटी भरती। कभी सुरभि अपने बालों को बिखेर कर हाथों को फैलाकर फिल्मी अंदाज में गुनगुनाने लगती, अब तो दरस दे दे सौतन। एक बार तो हद ही हो गई जब चीकू ने भोलेपन से पूछा, ये सुप्रिया आंटी कौन है? बत्रा, सुरभि और करुणा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। सब के सब दुष्ट कहीं के। काश ये लोग मुझे इस कदर प्यार न करते। सितंबर का महीना था वह। कॉफी और पकोड़े के बीच गप्पें चल रही थी। बत्रा को पकोड़े बहुत पसंद है। बत्रा को अचानक जैसे कुछ याद आया हो। अपने हाथ के पकोड़ों को प्लेट में छोड़कर वह खड़ा हो गया। सुनो पार्टनर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखो बत्रा, अब कोई बदतमीजी नहीं, मैंने उसे टोका। नहीं यार, आई एम सीरियस। वह वाकई गंभीर था। और तुम कहते हो ना कि 26 जून की रात 8:30 बजे वह बारिश में भीगते हुए आई थी। मुझे अभी अचानक याद आया कि उस रात हम लोग एक फिल्म देखने गए थे। करीब 9:15 9:30 तक लौटे इसी रास्ते से। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात जवाहर नगर में एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। हाँ, बादल जरूर गरज रहे थे। तुम चाहो तो करुणा से पूछ लो। डॉक्टर करुणा ने भी हाँ में सर हिलाया। बत्रा की मेमोरी पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता था। इससे पहले कि मैं सुरभि की ओर देखता, कॉल बेल बज उठी। सभी खामोश हो गए। सुरभि ने दरवाजा खोला। जो लड़की अंदर आई उसे सभी अपरिचित दृष्टियों से भेद रहे थे, और मैं तो काठ का बुत बन गया था। सभी का अभिवादन करने के बाद उसने कंधे पर टंगे बैग में से रस सिद्धांत की फाइल निकाली और मुझे देते हुए बोली, आई एम सुप्रिया शर्मा। दरअसल यह फाइल मेरी रूममेट पिंकी ने मुझे लौटाने के लिए दी है। उसे आज अचानक बेंगलोर जाना पड़ा, पता नहीं कब लौटे। आप बैठिए तो, सुरभि ने उससे कहा था। नो थैंक्स, दरअसल मैं जल्दी हूँ, मुझे नेहरू नगर तक जाना है। क्या आप पहले भी यहाँ? अचानक सुरभि के भीतर से एक औरत ने निकलकर उससे पूछा था। जी नहीं, दरअसल आपका फ्लैट ढूंढने में ही मुझे काफी देर हो गई। अब मैं चलूंगी। उसने चीकू के गाल थपथपाए और ओझल हो गई। काठ के बुत में जान आई। वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्य से उबर ही नहीं पा रहा था। प्रिय पाठक, आप भी आश्चर्य में डूब जाएंगे यह जानकर कि उस लड़की सुप्रिया शर्मा की आवाज सुरभि की आवाज से हूबहू मिलती थी। इतनी कि यदि सुप्रिया शर्मा फिल्म की हीरोइन होती और किसी कारण उसकी आवाज चली जाती, तो सुरभि की आवाज में आसानी से डबिंग की जा सकती थी। लोग यही समझते कि यह सुप्रिया की ही आवाज है। लगता है उस एक्सीडेंट के बाद लड़की की आवाज लौट आई है, यह बत्रा था। संभव है इसी तरह की और बातों पर बत्रा, सुरभि और करुणा ने देर तक थका के लगाए हैं। मैं तो वहां मौजूद होकर भी वहां से गुम था।
दोस्तों, माना कि 26 जून की रात को जवाहर नगर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मानसून के बादल तो छाए ही थे ना। बिजली भी कड़क रही थी। और फिर ये भी तो हो सकता है कि जवाहर नगर के जो पैरेलल रोड गुजरती है, वहां पर अचानक तेज बारिश हो, उस वक्त हुई हो। मानसून की पहली बारिशें तो ऐसी ही होती हैं। जरूर सुप्रिया उसी पैरेलल रोड पर होगी, क्योंकि वह सीधे नेहरू नगर जाती है। उस रोड के अगल बगल कोई फ्लैट भी नहीं है। यदि बारिश से बचना है तो अपार्टमेंट्स के बीच बनी सकरी गलियों से इधर ही आना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे घर की ओर। लेकिन यह बात बत्रा और सुरभि को कैसे समझाई जा सकती है? धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी शरणागत, जो कि 1998 में इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं युवा कवि मणिमोहन की कविताएं। मित्रों, मणिमोहन को दिसंबर 2014 के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित किया गया था और अब तो उनके 4 कविता संग्रह हैं। कस्बे का कवि एवं अन्य कविताएं, शायद दुर्दिनों की बारिश में रंग, और अभी हाल ही में नया संग्रह उनका आया है, भेड़ियों ने कहा शुभ रात्रि। इन काव्य संग्रहों के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण काम मणिमोहन ने किया है वो है हिंदी पाठकों के लिए विदेशी भाषा के कवियों की कविताओं को हिंदी में उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत एक सीढ़ी आकाश के लिए नाम से उनका अनुवाद संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो रोमेनियन कवि मॉरिन सोरेस्क्यू की कविताओं पर का संग्रह है। इसके अलावा तुर्की कवियों की कविताओं का अनुवाद भी उन्होंने किया है। मणिमोहन को वागीश्वरी पुरस्कार मिला है और फिलहाल वे गंजबासौदा में रहते हैं और अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं शासकीय महाविद्यालय में। मणिमोहन की कविताओं का संसार दरअसल सामान्य मनुष्य का वह जगत है जिसमें वह सोता जागता है, उठता बैठता है और जाहिर है हारता और जीतता भी है। मणि की कविताएं आपको उस रास्ते से सुरक्षित बचाकर लाती है जिस पर भेड़िए और लकड़बग्घे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो न सिर्फ आपको वहां से बचाते हैं, उस रास्ते से आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मणिमोहन की कविताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मणिमोहन आज आपके बीच में अपनी कुछ कविताएं साझा करूंगा। सबसे पहले मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा जो समावर्तन पत्रिका है, उसमें रेखांकित कॉलम के अंतर्गत आदरणीय निरंजन श्रोत्रिय जी ने उसे शामिल किया था, चयन किया था। तो सबसे पहले 2 कविताएं वो पढ़ूंगा। पहली कविता है इतवार की एक सुबह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं 2 नन्ही गिलहरियाँ। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं 2 नन्ही गिलहरियाँ। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। भूलने से याद आया यह तो भूलने की सुबह है। भूलने से याद आया यह तो भूलने की सुबह है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। बहरहाल इस वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। बहरहाल इस वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। एक और कविता जो समावर्तन में ही रेखांकित
के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक है विनम्रता। इतनी विनम्रता कि मंच पे विराजित आतताई असाधारण संकोच के साथ तोड़ने लग जाए गेंदे के फूल की पंखुड़ियां। इतनी विनम्रता कि मंच पे विराजित आतताई असाधारण संकोच के साथ तोड़ने लग जाए गेंदे के फूल की पंखुड़ियां। इतनी विनम्रता कि जैसे इसके सहारे करा लिया उम्र भर के लिए खुद का बीमा अन्याय के खिलाफ। इतनी विनम्रता कि आरती के बाद आतताई के हाथ से थाली लेकर खुद ही बांटने लगे प्रसाद। इतनी विनम्रता कि आरती के बाद आतताई के हाथ से थाली लेकर खुद ही बांटने लगे प्रसाद। इतनी विनम्रता, इतनी मिठास भाषा में कि मक्खियां भिनभिनाने लगे और दूभर हो जाए बैठना। इतनी विनम्रता कि जी मतलाने लगे विरोध में खड़े हुए लोगों का। इतनी विनम्रता कि जी मतलाने लगे विरोध में खड़े हुए लोगों का। एक और कविता अपनी मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इसका शीर्षक है शायद। दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। सुना है किसी टूटे हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है आईवी की लता से। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है आईवी की लता से, गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। सच तो ये है कि कुर्सी का मोह छूटता नहीं है, लेकिन क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब मैं यही चाहता हूँ कि इस समावर्तन के स्वर्णिम सप्ताह में आपसे फिर मुलाकात करूँ। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।